टारगेट विथ आलोक में आपका स्वागत है बच्चों। मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप लोगों के बीच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेक्शन को लेके आऊंगा। बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे आर्ट्स ग्रुप के बच्चे होते हैं वो थोड़े सहम से जाते हैं कि विज्ञान की चीज़ें ही पढ़नी होंगी। विज्ञान चूंकि वो उससे भागते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीएससी ने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया है। विज्ञान सिर्फ उतना ही आपसे पूछा जाता है जो आपके डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग में लाया जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, विज्ञान प्रौद्योगिकी के जो प्रश्न होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में आए अथवा मेंस में आए, वो पूछे कहाँ से जाते हैं, सोर्स क्या होता है। काफी बच्चे इसके लिए परेशान होते हैं कि हमें सोर्स पता चल जाए तो हम पढ़ लें। सच्चाई ये है बच्चों, सोर्स बिल्कुल होता है, लेकिन प्रश्न उसी सोर्स पे आधारित होगा ऐसा जरूरी नहीं। विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत ही डायनामिक टॉपिक है। जो कुछ भी करंट अफेयर में, साइंस के क्षेत्र में चल रहा है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बावजूद भी यूपीएससी ने अपना सिलेबस डिफाइन किया है, और जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें सिलेबस जो यूपीएससी ने डिफाइन किया है वो है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। और ये जनरल साइंस इतना इन जनरल है, इतना असामान्य है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते प्रश्न कहां से आएंगे। लेकिन हां, यदि आपने पुराने सालों के पेपर को देखा है, पैटर्न को देखा है, तो आप पाते हैं कि कुछ प्रश्न तो बेसिक साइंस से होते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रश्न आपके करंट अफेयर सेक्शन से होते हैं, जिसे आप डेली न्यूज़पेपर के थ्रू, जूनियर साइंस रिपोर्टर के थ्रू, विज्ञान प्रगति इत्यादि पत्रिकाओं के माध्यम से देखते हैं अथवा सुनते हैं। तो बच्चों, जनरल साइंस में अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वो है जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी, और भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान। ये मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में बहुत अंतर नहीं होता। बस आपको ज्ञान, जो मौलिक ज्ञान है वो प्रारंभिक परीक्षा का, उसे मुख्य परीक्षा में व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। तो यहां जो जीव विज्ञान का सेक्शन है बच्चों, अगर पिछले 2013 से जो परिवर्तन आया है उससे देखा जाए, उसके बाद से देखा जाए, तो जीव विज्ञान से प्रश्न हर साल 2 से 3 होते हैं। भौतिक विज्ञान से भी प्रश्न, कभी कभी एक प्रश्न होता है, रसायन विज्ञान से भी कभी कभी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इन दोनों सेक्शन से बहुत कम प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। लेकिन हां, स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में खूब सारे प्रश्न होते हैं, जो उम्मीद करता हूं आपके जनरल साइंस के जो टीचर हैं बहुत अच्छे से उसको कवर कर रहे होंगे। रही बात जीव विज्ञान की, यह भी जनरल साइंस का टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से कवर कराया गया है बच्चों। जब आप मेंस का सिलेबस उठाते हैं और देखते हैं, तो उसके बाद जो चीजें होती हैं उसमें आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद जो विज्ञान है वो वास्तव में विज्ञान नहीं है। विज्ञान को किस प्रकार से इस देश में प्रयोग में लाया गया है, उस पर एक चर्चा है। बहुत ध्यान से अगर देखें, प्रश्नों को देखें, पुराने जो अनसॉल्व पेपर्स हैं, तो आप पाते हैं कि विज्ञान के अनुप्रयोग से आपसे सवाल पूछे गए हैं। जैसे हमें पढ़ना, अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे सिलेबस की, थोड़ा क्वेश्चन के बारे में देख लें। प्रश्न पूछा गया है कि स्पेस रिसर्च भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में किस प्रकार से योगदान देता है। अंतरिक्ष अनुसंधान भारत के सामाजिक एवं आर्थिक
प्रगति में किस प्रकार से सहायक है या कुछ भी ऐसा। सहायक सिद्ध हुआ, यह सवाल है बच्चों जो आपको मेंस में पूछा जाता है। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें कोई भी रॉकेट साइंस आपसे नहीं पूछी गई जिसके लिए आप डर रहे थे अब तक कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का पेपर है कैसे हल होगा। इसमें पूछा गया है कि स्पेस रिसर्च के जो भी माइलस्टोन्स इंडिया में हैं अंतरिक्ष अनुसंधान के, चाहे वो पीएसएलवी के द्वारा कई सारे जो हमारे इनसेट सीरीज के रॉकेट हैं, इनसेट सीरीज के जो सैटेलाइट हैं उनको छोड़ा गया हो, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया, अथवा जो एजुकेशन, टेलीमेडिसिन या टेलीकम्युनिकेशन में उपयोग में लाए जाने वाले सैटेलाइट हैं, वो किस प्रकार से भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सहायक है, इसकी चर्चा करनी है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख के पाते होंगे जरूर ये विषय विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, लेकिन कहीं ज्यादा अगर इससे देखा जाए तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से ये प्रश्न अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। तो पहली बात, अपने डर को हटा लीजिए और ध्यान रखिए कि हमें विज्ञान प्रौद्योगिकी से डरना नहीं है, उससे आत्मसात करना है और अपना हथियार बनाना है ताकि उसमें हम अच्छे नंबर लाएं पेपर थर्ड में। तो बच्चों यहां जरा हम लोग चलते हैं और सिलेबस के बारे में देख लें, क्योंकि कोई भी जर्नी शुरू करने से पहले रास्ता अगर पता हो तो जर्नी आसान होती है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो जो जनरल साइंस में आपको सिलेबस दिया गया है उसके अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो पहला सेक्शन है कि भारतीय वैज्ञानिक तथा उनकी उपलब्धियां। ये मैं थोड़ा नया हूं, उनकी उपलब्धियां। सो इंडियंस एंड देयर अचीवमेंट्स, पहला आपको बुलेट दिखता है जो कि सच पूछिए तो प्राचीन काल से, एंशियंट इंडिया से लेके वाराहमिहिर, सुश्रुत, चरक से लेकर के वर्तमान काल में जो भी हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, सीवी रमन, जेसी बोस इत्यादि, एक डिटेल आपको ये नोट्स के रूप में दे दिया जाएगा, क्योंकि इसे आप भी पढ़ के समझ सकते हैं और इससे बहुत कम प्रश्न आते हैं। लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो इसे कंप्लीट करना हमारा धर्म है, इसलिए इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ समझने और पढ़ाने जैसी कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे आप ना समझ सकें। जिस तरह से इतिहास है वैसे ही ये भी है। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है बच्चों वो है इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इंडिजिनाइजेशन, तकनीकी का और नई तकनीकी की खोज, एवं विकास। ये दूसरा पार्ट, दूसरी बुलेट है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। इंडिजिनाइजेशन यानी उसका भारतीयकरण। बहुत सारी ऐसी तकनीकी हैं जिनको जिसका पेटेंट होता है, और जब पेटेंट लॉ बहुत प्रोमिनेंट नहीं थे तो यहां पे उसे इंडिजिनाइज करके सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जाता था, जिसमें जेनरिक मेडिसिन की बात की जाएगी आपसे, इसे हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ नई तकनीकी की खोज और विकास, जिसमें बहुत सारे हमारे भारतवर्ष में लैब हैं एसोसिएटेड, बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं, बहुत सारे संगठन हैं, और साथ ही साथ उनका लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर क्या है इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारी बातें आपको
बताई जाएंगी जिस जिस सेक्शन को हम पढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एनर्जी पढ़ेंगे तो एनर्जी से एसोसिएटेड जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भारत में है अथवा जो भी कंपनी उससे जुड़ी हुई है या फिर जो भी प्रोमिनेंट एनजीओ है उससे जुड़े हुए, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जिस सेक्शन को हम लोग टच करेंगे वो सारी बातें आपको वहां से मिलती रहेंगी। तीसरा जो सेक्शन है बच्चों वो है जनरल अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ, मैं बार बार डस्टर ढूंढने लग रहा हूं क्योंकि आदत डस्टर वाली है। तीसरी फील्ड है जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान या जानकारी किसकी? कुछ प्रोमिनेंट क्षेत्र हैं उनकी। वो क्या है? पहला है बच्चों ऊर्जा यानी एनर्जी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग अंग्रेजी से डर जाते हैं। अंग्रेजी से डरना नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपको पता है यूपीएससी जिस तरह से ट्रांसलेशन करती है आप लोगों के साथ सीधा सीधा अन्याय दिखाई पड़ता है। तो बहुत जरूरी है अंग्रेजी का भी ज्ञान होना। तो धीरे धीरे अपनी उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, प्रतिदिन 10 नए वर्ड मीनिंग, प्रतिदिन नए 10 वर्ड मीनिंग जरूर याद करें, जो कि आपको द हिंदू पेपर से मिल जाए या किसी भी जो आपके पाठ्यक्रम में अंग्रेजी किताब है उससे मिल जाए। प्रतिदिन जरूर याद करें और आप देखेंगे कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 3650 नए वर्ड आपके पास हो जाएंगे। और अगर इतने वर्ड आपके पास हो जाते हैं बच्चों, तो विश्वास मेरा कीजिए, आप कहीं से भी किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आपने कभी अंग्रेजी छुआ भी ना हो, तो भी आप बहुत अच्छी अंग्रेजी जानने लगेंगे। इस स्तर तक तो जान ही जाएंगे कि आप अंग्रेजी में बात कर सकें, समझ सकें और लिख सकें। मैं नहीं कहता अपना माध्यम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ यूपीएससी के जो अनुवादित प्रश्न के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। इंग्लिश वर्जन उसका ऑथेंटिक होता है और कभी कभी आप अंग्रेजी वर्जन अगर जानते हैं तो वो प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अंग्रेजी भी जानना आवश्यक है। थोड़ा सा अपना प्रयास, अपना एफर्ट उस डायरेक्शन में लगाइए और अपने से वादा कीजिए कि अगर रोज 10 वर्ड मीनिंग नहीं याद हुआ तो उस दिन आप खाना नहीं खाएंगे। और ये वादा अगर रहेगा तो 1 साल, ज्यादा नहीं 1 साल की देरी है, आप कमाल कर सकते हैं बच्चों। चलिए, हम लोग ऊर्जा के बारे में चर्चा कर रहे थे। जनरल अवेयरनेस आपको एनर्जी के बारे में होनी चाहिए। एनर्जी की बात जब करते हैं तो आपको पता है हम डेवलपिंग इकॉनमी हैं और अगर देखा जाए तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ हमारे पास 130 करोड़ का जन समूह है, एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो एक तरह से देखा जाए हमें ऊर्जा की अपार आवश्यकता है और उस ऊर्जा की अपार आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ऊर्जा पॉलिसी क्या है, भारत सरकार में किस प्रकार से रिसर्च हो रहे हैं, कौन कौन सी ऊर्जाएं हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं और कौन कौन सी और उपयोग में लाई जा सकती हैं, उसके भंडार क्या हैं। अच्छा, 2 तरह की ऊर्जा हो गई, रीन्यूएबल एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। जो नवीकरण ऊर्जा है जिसे एक ह्यूमन टाइम स्केल पे रीजनरेट किया जा सकता है, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिसे ह्यूमन टाइम स्केल यानी एक मानव के जीवन काल के अंदर फिर से रिजुवेनेट या फिर से बनाया नहीं जा सकता, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। ये सारी चर्चा आपको ऊर्जा के सेक्शन में की जाएगी। साथ ही साथ ऊर्जा के जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आपको जानकारी होनी चाहिए जिससे प्रश्न बन के पूछे जाते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, क्रूड ऑयल सेपरेशन हो, शेल गैस हो, कोल बेड मेथेन हो, ये सारी बातें आपको जाननी आवश्यक है। आप परेशान मत होइएगा, ये सब कुछ आप कक्षा खत्म होते ही समझेंगे भी और जानेंगे भी और साथ ही साथ अपने मेंस में लिखेंगे भी, ये मेरा वादा है आपसे। तो बच्चों, ऊर्जा इसमें हमें ध्यान देना है कि हमें अपना
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखना है, पॉलिटिकल या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठन कैसा है, कौन कौन सा मंत्रालय है, उसके अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, साथ ही साथ उनमें कौन कौन सी कंपनी है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, कंपनीज कौन कौन सी हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा के उत्पादन, ऊर्जा के डिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्जा के विपणन और नए ऊर्जा स्रोतों पे रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए बच्चों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगला सेक्शन जो है वो होगा अंतरिक्ष अनुसंधान। बच्चों, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च में हमें क्या देखना है, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, एक गरीब देश, आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत सारे लोग, अगर तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशन देखी जाए तो लगभग 23 करोड़ लोग, सॉरी 21.9 करोड़, 21.9 करोड़ इतने लोग अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। स्थिति जरा सोचिए 1947 की, उस समय हमारे देश के सामने कितनी समस्याएं रही होंगी, और उस समय जो मनीषी हुए और जिन्होंने भारत को आज इतनी दूर तक, हम सोच सकते हैं आज हम न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट हो चुके हैं, आज हमारे पास ऊर्जा का सरप्लस है, आज हमारे पास अन्न का भंडार है। बच्चों, वैसा नहीं था पहले। तो वो क्रोनोलॉजी जो भारत ने जिया है आपको जानना जरूरी है। तो हम कहीं ना कहीं स्पेस रिसर्च, चाहे ऊर्जा या फिर डिफेंस रिसर्च को जब पढ़ेंगे तो इस पर्सपेक्टिव में भी पढ़ेंगे कि हम कितने डेवलप हो पाए, कहां थे, कहां तक आए। इन चीजों का ध्यान हमें बहुत बारीकी से रखना होगा। साथ ही साथ हमें इन सब से एसोसिएटेड जो करंट अफेयर का सेक्शन है उस पे पैनी निगाह रखनी होगी। उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और मैं भी आपका साथ दूंगा। बच्चों, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च, शुरुआत होती है, एक देश चलना शुरू करता है, घुटनों पे आता है और धीरे धीरे उठना शुरू करता है, खाने को कुछ नहीं होता, तभी हमारे यहां कुछ मनीषी होते हैं, जिसमें विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऐसे लोग होते हैं जिनको साथ मिलता है विजनरी पॉलिटिकल लीडरशिप का। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका संभाषण ही 1957 में विज्ञान की पॉलिसी बन के निकली भारत के लिए, भारत की जो विज्ञान की पॉलिसी है, साइंस पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये विजन आज हमें यहां तक ले आए हैं बच्चों, चाहे उसमें पंडित जी का योगदान रहा, उनके विजन रहे हों, और उस समय के जो हमारे वैज्ञानिक रहे हों उनका योगदान रहा हो। तो हमें स्पेस रिसर्च को देखना है और हमें यह भी आज जान के खुशी होनी चाहिए कि स्पेस में इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है कि हम दूसरी कंट्री से कहते हैं लाओ अपनी सैटेलाइट लाओ, हम छोड़ते हैं तुम्हारी सैटेलाइट। ये कंडीशन भारत के सामने है। हम चंद्रयान भेज ले रहे हैं, ठीक है, फेल्योर हुआ चंद्रयान, 95% सक्सेस हुई चंद्रयान की। उससे हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, हमारा जो कद है विश्व पटल पे कितना बढ़ के निखर के आगे आया है, उसकी चर्चा आप बाहर के न्यूज़पेपर में देख सकते हैं बच्चों। स्पेस रिसर्च में हम कुछ ना कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि ये स्पेस रिसर्च भारत के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस प्रकार से सहायक हुआ है। क्यों ना हो, आप जरा सोच के देखिए, आज आपके पास कुछ भी नहीं, कोई जानकारी नहीं होती, आपके मोबाइल में गूगल गुरु हैं, आप उनसे कुछ भी पूछ लेते हैं, उत्तर तुरंत मिल जाता है। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल में तो इस तरह की सूचना क्रांति उस समय नहीं थी। दूरदर्शन पहले हुआ करता था, आज सैकड़ों चैनल हैं। ये तो बात हुई सामान्य। अब जरा गूढ़ बातों पे चर्चा कीजिए। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कोई वीडियो या कोई लाइव क्लास आज इलाहाबाद में या यहाँ के आसपास
के शहर में बैठ करके आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, आप जरा सोचिए, इस सूचना क्रांति का प्रभाव ही है बच्चों कि आज हम और आप इस इंटरफेस के माध्यम से जुड़ रहे हैं। नहीं तो आपको इसी तैयारी के लिए दिल्ली तक का सफर करना होता है और बहुत सारे पैसे भी खर्च करने होते हैं। तो ये जो परिवर्तन आया है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें स्पेस रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान है। इन चीज़ों को पढ़ते हुए हम इंडिया के जो माइलस्टोन्स हैं, इंडिया ने अब तक स्पेस के क्षेत्र में कौन कौन से करामात किए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो करंट अफेयर सेक्शन में समसामयिकी में जो कुछ भी हुआ है, जैसे चंद्रयान 2, उससे एसोसिएटेड कुछ टर्म्स होंगे जो आपको जानने चाहिए, जैसे कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या थी, कहाँ पे प्रॉब्लम आई, किस प्रकार की प्रॉब्लम आई, ये सारी बातें, इसे हम लोग स्पेस रिसर्च में देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये आउटलाइन समझ में आई होगी। अगला है बच्चों स्पेस रिसर्च। जब आप रॉकेट को ऊपर छोड़ रहे होते हैं तो अगर उसी रॉकेट को हॉरिजेंटली छोड़ दें या कुछ ऐसी तकनीकी से छोड़ दें तो वो मिसाइल का रूप ले लेती है। जैसे जैसे आप स्पेस में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका डिफेंस मजबूत होता जाता है, और भारत में भी ऐसा ही हुआ। स्पेस रिसर्च और डिफेंस रिसर्च दोनों एक साथ कदम मिला के चले और बीच में एक मनीषी खड़ा होता है एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में, जिसने भारत को मिसाइल से इतना भर दिया है कि अब कोई आंख मिला करके ही बात कर सकता है, आंख दिखा के बात नहीं कर सकता। हम ये चीजें पढ़ेंगे डिफेंस रिसर्च में। रक्षा अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान में भी पर्सपेक्टिव वही रहेगा बच्चों। पर्सपेक्टिव वही ये रहेगा कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हैं जो हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और नित नए आविष्कार को करते हुए हमारी सेना के बल को संबल प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीजें हम रक्षा अनुसंधान में देखेंगे। और याद रखिएगा, ये सारी चीजें देख के आप परेशान मत होइए, ये बड़े प्राइड की बात है कि आप इन चीजों को जानते हैं और आप विशिष्ट हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि सड़क पे चलता हर व्यक्ति इन चीजों को नहीं जानता। आप जानते हैं और आप विशिष्टता की ओर जा रहे हैं और विशिष्टता आपको सर्वोच्च शिखर तक ले जाती है, इसका भी ध्यान रखिए बच्चों। डिफेंस रिसर्च के बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर। बच्चों सूचना क्रांति जो हमारी और आपकी देखी हुई क्रांति है, क्योंकि हमने अब तक अभी अपने जीवन काल में ऐसा कोई रिवॉल्यूशन नहीं देखा, लेकिन सूचना क्रांति हम लोगों ने देखी है। सन 2000 से पहले किसी के पास मोबाइल नहीं था, लोगों के पास घर पे फोन हुआ करते थे, उसकी भी टेली डेंसिटी बहुत कम थी। आज की डेट में हर बच्चे के पास मोबाइल है। ये सूचना क्रांति कैसे हुई, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर के एडवांस नॉलेज। नॉलेज का मतलब ये मत समझिएगा कि आपसे यहाँ माइक्रोचिप डिजाइन करना, प्रोग्राम डिजाइन करना और उसे रन कराने जैसा क्लिष्ट कार्य सिखाया जाएगा। बिल्कुल ही जनरल अवेयरनेस, और वो अवेयरनेस जो कि आपके न्यूज़पेपर में आसपास के समय में आई हो, उस पर जरा ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी को हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। अगला जो सेक्शन होगा बच्चों वो है बायोटेक्नोलॉजी का, जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक। One of the most emerging science in 21st century.
21वीं सदी की सबसे तेजी से इमर्ज करने वाली साइंस, ये हमारी आवश्यकता भी है और हमारी मजबूरी भी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पूरे विश्व की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अगर हम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की ही बात करें तो इतने बड़े पॉपुलेशन को खिलाने के लिए तो आपको अन्न उपजाना होगा, और अन्न उपजाने के लिए आप अरेबल लैंड जो है, कृषि योग्य भूमि, उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अन्य बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग आपको जनरल साइंस में बताई जाएगी, लेकिन उसकी सीमाएं हैं बच्चों। और उसकी सीमा से जब परे जाने की बात होती है, तब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तकनीकी रूप से जैविक जीनोम में कुछ ऐसे परिवर्तन जो आपके लिए इच्छित हैं, जो डिजायर्ड हैं, जिनसे आप एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इनको हम क्रूड वे में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन में हम पढ़ेंगे जीएम क्रॉप क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, डीएनए वैक्सीन क्या है। ये सारे सब टॉपिक हैं बच्चों, जिसको हमें बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है। यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जब आप देखेंगे तो आपको बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में दिखेगा, मेडिसिन में दिखेगा, और भी बहुत सारे एलाइड सेक्टर हैं जहां बायोटेक्नोलॉजी उपयोग में लाई जा रही है, चाहे प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में या डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में। तो बच्चों यहां पे थोड़ा सा आपको बायोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि जीन क्या है, डीएनए क्या है। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोग जैव प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ एडवांस स्टडीज हैं, जैसे ह्यूमन क्लोनिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सिंपल क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी, स्टेम सेल रिसर्च, या फिर जो भी करंट इश्यूज आए हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो यहां पे डील किए जाएंगे। और मुझे विश्वास है आप एक काम कीजिएगा, क्लास के बाद आपके पास प्रश्न होने चाहिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हों। उनको देखते हुए निर्धारित करना होगा आपको कि आपको कितना पढ़ना है और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो अगला सेक्शन होगा वो है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी मोस्ट रिवोल्यूशनरी साइंस ऑफ 21st सेंचुरी, अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एरिक ड्रेक्सलर, जिन्हें नैनो टेक्नोलॉजी का फादर कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि देयर इज एम्पल स्पेस इन द बॉटम। उन्होंने ये जो बात मैंने जो अभी स्टेटमेंट दिया कि यहां नीचे बहुत जगह है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, कमाल कर सकते हैं, यह आपको जब नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा लूंगा तब बात समझ में आएगी। रीजन बिहाइंड कि जब कभी भी किसी भी पदार्थ को उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक तोड़ दिया जाए या ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि वो पदार्थ अपने मॉलिक्यूलर लेवल पे हो जाए, यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर, ये नैनोमीटर कहा जाता है बच्चों, इसे नैनोमीटर कहते हैं। इस लेवल पे जब किसी पदार्थ को तोड़ दिया जाए तो उसके फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं और वो एक नए पदार्थ के रूप में अब व्यवहार करने लगता है। तो ये सारी चीजें हम नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जैकेट बनाए जाते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, कार्बन नैनो ट्यूब के, हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट, और जो नॉर्मल बुलेट प्रूफ जैकेट होती हैं उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग। हम नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे किस प्रकार से डस्ट रिपेलेंट क्लॉथ बनाए जाते हैं, ऑर्डरलेस क्लॉथ बनाए जाते हैं, कपड़े ऐसे बना दिए जिसपे मिट्टी ही ना जमे, उसे साफ करने की आवश्यकता नहीं, उसे आप पहनते रहिए, हल्का सा झाड़िए फिर से पहन लीजिए, कोई जरूरत ही नहीं। किस प्रकार से आप नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित पेंट को देखेंगे, ऐसे कोमोड बनाए जा रहे हैं बच्चों जिसपे सफाई करने की जरूरत ही नहीं, उस पे कुछ भी अटैच ही नहीं होगा, एड्सॉर्ब ही नहीं होगा। ये सारी चर्चा
नैनो टेक्नोलॉजी के यूज में आपसे की जाएगी। और साथ ही साथ पर्सपेक्टिव हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे उसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, भारत सरकार उसके लिए कौन कौन से इनिशिएटिव ले रही है, और यहीं से प्रश्न बन के आपको आता है, और किस प्रकार से नैनो टेक्नोलॉजी आपके सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य को छू रहा है, वहां से प्रश्न बन के आपको यूपीएससी मेंस में आते हैं बच्चों। इसके बाद एक अगला सेक्शन होगा रोबोटिक्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट सभी लोग परिचित हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ऐसा इंटेलिजेंस जिसे आर्टिफिशियली बनाया गया हो, लेकिन दैट कैन परसीव द इमोशंस एंड गिव रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। कहने का मतलब है कि वो आर्टिफिशियली कैपेबल होगा भावनाओं को समझने में, और उसके हिसाब से वो अनुक्रिया भी करेगा। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और रोबोटिक्स कंप्यूटराइज्ड रोबोट्स होंगे जो ऐसी कार्यों को अंजाम दे सकते हैं जो कि मनुष्य की शक्ति के परे है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो जाए और वो ट्यूमर कैंसरस हो जाए, बच्चों उस ट्यूमर को अगर कोई सर्जन बाहर निकालता है, ऑपरेशन करता है, तो आदमी की हाथ की मोटाई, आदमी के हाथ चलाने का तरीका कहीं ना कहीं पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। लेकिन वही काम अगर एक रोबोट करता है तो उसके हाथ उतने ही हिलते हैं जितना उन्हें कंप्यूटर में कमांड मिला हो, वो उतना ही काटते हैं जितना वो कंप्यूटर में कमांड फीड किया गया हो। कहने का तात्पर्य यह है, सेलुलर लेवल के प्रिसीजन से अगर ऑपरेशन करना है तो उसमें रोबोटिक्स बहुत उपयोग में लाई जा रही है। ऐसे बहुत सारे काम हैं बच्चों जहां पे वास्तव में अगर ह्यूमन राइट के हिसाब से भी देखा जाए तो वहां आदमी को नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैन होल देखा है, मैन होल के अंदर जो गंदगी बह रही है, कभी कभी आपने ऐसी भी समाचार सुने होंगे, मैन होल में कोई गया और वापस नहीं आया। ऐसी जगहों पे रोबोट यूज किए जा सकते हैं बच्चों। माइनिंग में लोग जाते हैं डिटेक्ट करने, जहरीली गैस होती है और वहीं समाप्त हो जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन में हम रोबोट को यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, बहुत सारे सेक्टर हैं जहां हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी को उपयोग में ला करके अपना काम निकाल सकते हैं, और ये रोबोटिक्स हमें पढ़ना है। इसके भी पर्सपेक्टिव वही रहेंगे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रोबोटिक्स पे भारत सरकार के रुख के बारे में, और रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, अगला जो सेक्शन होगा वो होगा ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। ह्यूमन हेल्थ में बच्चों हम लोग ऐसी कुछ डिजीज जो बहुत प्रिवेलेंट डिजीज हैं, जिसमें कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और लाइफस्टाइल डिजीज, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उन डिजीज के कैजल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, उन डिजीज को डायग्नोस्टिक करने वाली कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, तथा उनके लिए कौन कौन सी मेडिसिन हैं। इतनी जानकारी कि आप को ये समझ में आए कि अगर किसी को कैंसर है तो उसकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी कराना आवश्यक है। एक जनरल परसेप्शन, एक जनरल समझ आपके अंदर डेवलप हो जाए। साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कौन कौन से चल रहे हैं भारत में, किसके लिए हैं, ये सारी बात आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाननी आवश्यक है, जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे बहुत डिटेल में। अभी हम जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, उस समय आपसे चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ लास्ट चैप्टर है आईपीआर,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इस पर मेंस में कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। आईपीआर रिजीम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे कॉपीराइट कराना चाहिए, पेटेंटिंग क्या है, कितने समय का होता है, कॉपीराइट क्या है, कितने समय का होता है, क्यों आवश्यक है, इत्यादि की चर्चा आईपीआर में की जाएगी। ये तो बच्चों मोटी मोटा हमारा सेक्शन हुआ या रास्ता हुआ जिस पे हम जाएंगे। रास्ता तो हमें पता है, जाएं कैसे, पढ़ने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, क्या ये सब कुछ एक जगह कहीं मिलेगा, क्या एक जगह इसे कंपाइल किया जा सकता है? तो एक जगह तो नहीं मिलेगा, इसको आपको जगह जगह से कलेक्ट करना होगा। तो ऑप्शन दो है आपके पास, या तो आप, मैं जगह बता दे रहा हूं, आप जगह जगह से कलेक्ट कर लीजिए, अथवा मैं आपको कलेक्ट करके दे रहा हूं, आप उसे पढ़ लीजिए। जो भी बेहतर होगा बता दीजिएगा। फिर भी मैं आपको यहां सोर्स की चर्चा कर देता हूं, कहां से पढ़ना है। बच्चों सोर्स की बात जब हम करते हैं यूपीएससी की तैयारी में, तो जो सबसे बेसिक किताबें होती हैं वो हमारी एनसीईआरटीज होती हैं। एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 10th फॉर, हिंदी में बोलना है, भौतिक और रसायन की। ये सामान्य विज्ञान में ये एनसीईआरटी है, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान भी है। यहां से आपको पढ़ना होता है। इसका क्रक्स मैं आपको दे दूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों 11th 12th की एनसीईआरटी में बायोलॉजी का जो कुछ सेक्शन है वो आपको पढ़ना होता है, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब शरीर की कार्य की, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारा कुछ आपको, एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हार्मोन्स वगैरह की जानकारी होती है, इससे प्रश्न आते हैं और आपको इसके लिए तैयार होना होगा। उम्मीद करता हूं जनरल साइंस के सर ने इनको कवर किया होगा। तो आपको 11 12 की बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी को देखना है। साथ ही साथ आपको एनवायरमेंट और इकोलॉजी वाला सेक्शन भी पढ़ना होता है। तो उसमें 12th की बायोलॉजी की किताब में 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर रिलेटेड विथ इकोलॉजी। इसको आप जरूर देख लें, क्योंकि यहीं से आपकी बेसिक तैयार होती, बेसिक समझ तैयार होती है। इसके अलावा 12th की केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है बच्चों, उसका नाम है केमिस्ट्री इन एक्शन। पूरे एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं, किसी दोस्त के पास हो एनसीईआरटी, ये वाला चैप्टर आप जेरॉक्स करा लीजिए और उसे पढ़िएगा। और इसमें आप पाएंगे कि केमिस्ट्री में पॉलीमर, डिटर्जेंट, वाटर, हार्ड वाटर प्यूरिफिकेशन, साथ ही साथ पोल्यूशन, पोल्यूशन जो प्रदूषण का चैप्टर होगा उसमें केमिस्ट्री जो इन्वॉल्व होगी, इन्वॉल्व्ड केमिस्ट्री, चाहे वो ओजोन डेप्लीशन हो या फिर एसिड रेन हो अथवा सागर की अम्लीयता या
सॉइल की अम्लीयता का बढ़ना हो। ये सारी चीजों में, पोल्यूशन में जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, ये उस एक चैप्टर में मिल जाएगा और यहां से प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप इन चैप्टर को पढ़ना चाहें, पढ़ना चाहिए भी, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए और इसको आप दोहराते रहेंगे तो ये आपको इंसाइट देता रहेगा। इसके अलावा बच्चों, ये मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया है, इसके अलावा आपको समसामयिकी देखनी होती है, क्योंकि हर जो भी मैंने आपको सेक्शन यहां बताए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसमें सारे जो सेक्शन है उसका एक कोर होता है जो नहीं बदलता और दूसरा पार्ट डायनामिक होता है जो बदलता रहता है, और प्रश्न दोनों को मिला के पूछे जाते हैं। तो आपसे यह आशा होती है कि आप कोर और डायनामिक दोनों को तैयार करेंगे। तो समसामयिकी के लिए आपको विज्ञान प्रगति, जूनियर साइंस या साइंस रिपोर्टर, साइंस रिपोर्टर, और एक पेपर आता है द हिंदू, और द हिंदू में एक दिन थर्सडे को पूरा का पूरा 2 पेज साइंस और टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड होता है, याद रखिएगा। थर्सडे का 2 पेजेस, ये आपको अवश्य पढ़ने हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए। आपको भी लग रहा होगा कि काफी इधर उधर की बातें हो गई, लेकिन बच्चों जो ये मॉड्यूल जो मैं लेके आपके बीच में आया हूं, उसमें इन सब चीजों का कवरेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं अपने साइंस एंड टेक की क्लास का, और जिसको हम लोग शुरू करेंगे एनर्जी से। तो बच्चों, पहला जो चैप्टर है वो है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा आवश्यकता है हमारी, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमी है, बढ़ रही है अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास ऊर्जा की अवेलेबिलिटी है, हमारे पास ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में देखा जाए तो आज की डेट में भारत में जो है सर्वाधिक ऊर्जा अभी भी थर्मल पावर प्लांट से, कोयल, अभी मुझे थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा, लिखने में हाथ भी छू जा रहा है तो इस पे अक्षर बन जा रहे हैं। बच्चों देखिए, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारी, जो ऊर्जा हम भारत में अभी उपयोग में लाते हैं, उसमें सर्वाधिक भाग जो है वो कोयले के द्वारा उत्पादित ऊर्जा का है, थर्मल पावर प्लांट का है। फर्स्ट, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट से हम लगभग 57.3% एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उपभोग में लाते हैं। ये नोट आप करते चलिएगा और मैं आपको नोट भी डिक्टेट कर दूंगा। तो फर्स्ट, थर्मल पावर प्लांट 57.3%। दूसरा अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। 57.3%। दूसरा है रीन्यूएबल एनर्जी। इस थर्मल पावर प्लांट ताप विद्युत, और ये कोयला आधारित। दूसरा है बच्चों रीन्यूएबल एनर्जी, इसकी हिंदी है नवीकरणीय
ऊर्जा इससे लगभग 20% ऊर्जा उत्पादित की जाती है, 20.1%। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बहुत सारे हैं जिसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर, जल विद्युत, जल विद्युत इससे लगभग 13.2% एनर्जी प्रोडक्शन। हाइड्रो पावर नोट करते चलिए, 13.2%। इसके बाद अगली जो ऊर्जा हम उत्पादित करते हैं वो है गैस बेस्ड पावर प्लांट। यानी कि गैस आधारित ताप विद्युत गृह। गैस आधारित ताप विद्युत गृह, गैस बेस्ड पावर प्लांट। इससे हम जो ऊर्जा लेते हैं बच्चों वो है 7.2%, अप्रोक्सीमेटली 7.2% फ्रॉम गैस बेस्ड पावर प्लांट। और जो सबसे लास्ट में है बच्चों वो है न्यूक्लियर एनर्जी, आणविक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, जो लगभग 2% है बच्चों, 2%। ये मोस्ट रिसेंट डेटा है, इंडिया ईयर बुक से लिए गए हैं, इसलिए मोस्ट ऑथेंटिक भी हैं। आप इसे उपयोग में ला सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन। ज्यादातर स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, तो वो आपको वहां यूजफुल होंगे। साथ ही साथ ये जो डेटा है बच्चों वो आपको प्रश्न का उत्तर लिखने में अथवा निबंध लिखने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसलिए विषय प्रवेश मैंने इस स्टैटिस्टिकल डेटा से किया। अब जो अगली बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जरा उस पर विचार कीजिएगा। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्या लगता है ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं वो कोल, पेट्रोलियम इत्यादि से पूरी हो सकती हैं, या हमें आगे और भी ऊर्जा पूर्ति के लिए जो संसाधन है उसे जुटाना पड़ेगा? शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये जो संसाधन है, जो कोल, पेट्रोलियम, गैस के रूप में है, ये एक न एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बाहर से मंगाएंगे वहां भी खत्म हो जाएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये अंतर्द्वंद आपके अंदर अभी आ गया। चूंकि देश एक बड़ी फिनोमेना है, वो चलता रहता है, हमारे आप जैसे लोग आते हैं चले जाते हैं, तो हमें भविष्य सोचना होगा और उसके लिए हमें ऊर्जा के अन्य संसाधनों पे भी चर्चा करनी होगी, कैसे उसे बनाएं और कैसे उसे उपयोग में लाएं। तो हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए, ऊर्जा पॉलिसी, या भारत सरकार की ऊर्जा पॉलिसी क्या है ये आपको भी पता होना चाहिए, ताकि ऊर्जा को कैसे हार्नेस किया जाए लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में, आप उसे जानते रहें। तो चलिए अगला जो पॉइंट है वो यही है कि भारत सरकार की ऊर्जा पॉलिसी क्या है। भारत सरकार की ऊर्जा पॉलिसी को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं बच्चों। एक है शॉर्ट टर्म, लघु अवधि, जिसमें कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, भारत की ऊर्जा
पॉलिसी को हिंदी में क्या कहते हैं? नीति। नीति, भारत की ऊर्जा नीति। बच्चों, अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही हमें नीतियां बनानी पड़ती है, नीति का निर्धारण करना चाहिए। मिनिमम रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, इसको आधार मान करके नीति बनाई गई। तो जो 3 भागों में हमारी नीति विभक्त है, एक है शॉर्ट टर्म, जिसे कहते हैं लघुकालिक, दूसरी है मीडियम टर्म, मध्यकालिक, और तीसरी है बच्चों लॉन्ग टर्म। दीर्घकालिक। यदि मात्राओं की त्रुटियां मुझसे हो जाती हैं तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं, कोशिश करता हूं कि मात्राओं की त्रुटियां ना हो मुझसे, लेकिन अगर आपसे त्रुटियां होती हैं तो यह अक्षम्य होगा, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है और परीक्षा में आपका जो भाषा आपकी जो होनी चाहिए वो प्रांजल होनी चाहिए। मैं उस सर्किल से निकल चुका हूं, इसलिए मुझ पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, कहना ही अनएथिकल है आपसे, लेकिन आप अपनी मात्राओं का अवश्य ध्यान दें बच्चों। भाषा जब आप लिखते हैं तो वो सही होनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो लघुकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। लघुकालिक में हम लोग देखते हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो है, घरेलू परंपरागत संसाधन क्या है? परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन कौन कौन से हैं? घरेलू हो या परंपरागत हो, मतलब जो यहां मिलते हो, जिनका उत्पादन आप कर सकते हो। घरेलू और परंपरागत, जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, ये है घरेलू और परंपरागत संसाधन। जो हमारा शॉर्ट टर्म पॉलिसी है वो ये है बच्चों कि जो हमारे घरेलू और परंपरागत संसाधन हैं उसका पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए। जो भी हमारे एक्सप्लोरेशन कह लीजिए, कोल का एक्सप्लोरेशन, खनन, उत्खनन, और उसके द्वारा नए पावर प्लांट कैसे कहाँ वो स्थापित किए जाएं, या पेट्रोलियम का उपयोग करके गैस बेस्ड पावर प्लांट कैसे बनाए जाएं, अथवा पाइपलाइन के द्वारा गैस सप्लाई कैसे की जाए, ये सारा इंश्योर करता है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। यानी कि जो अभी हम कर रहे हैं उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं और उसका इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं, ये हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं। और जब हम मध्यकालिक की बात करते हैं बच्चों, तो उस समय हम कंजर्वेशन और इफिशियंसी की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन, और दूसरी बात है इफिशियंसी। कंजर्वेशन का मतलब ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता। मध्य टर्म जो हमारी पॉलिसी है वो ये कहती है कि अगर आप ऊर्जा अन्य जगहों से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं या उसमें कुछ सीमाकारी प्रभाव है, तो आप अपनी इक्विपमेंट है उसकी ऊर्जा दक्षता बढ़ा लीजिए। तब भी तो आप कम ऊर्जा खपत आपकी कम होगी, तो ऊर्जा कम यूज करना होगा। तो ऊर्जा दक्षता बढ़ा लीजिए और ऊर्जा का संरक्षण कीजिए। फालतू बिजली मत जलाइए। फालतू, अगर आपको पैदल आना जाना है, गाड़ी से आप जाते हो तो आप वहां पैदल आना जाना शुरू करिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना शुरू करिए। और भारत सरकार का भी दायित्व है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाए ताकि एनर्जी कंजर्वेशन हो सके। तो जो मिड टर्म पॉलिसी है बच्चों, वो है कंजर्वेशन और इफिशियंसी बेस्ड।
शॉर्ट टर्म पॉलिसी है वो परंपरागत संसाधनों को संपुष्ट करना, और मिड टर्म है उसकी कंजर्वेशन को और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। यही कारण है कि आपने देखा होगा, आपको बचपन में याद होगा, आप इनकैंडिसेंट बल्ब से पढ़े रहे होंगे, फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब आई थी, और अब क्या आ गया है, CFL आया, और CFL के बाद अब LED आ गई है, लाइट इमिटिंग डायोड, जो बहुत ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट है। जब आप इनकैंडिसेंट बल्ब यूज करते थे तो आप पूरी एनर्जी का केवल 5% प्रकाश ऊर्जा के रूप में उपयोग में ला पाते थे, और शेष 95% हीट के रूप में डेसिपेट हो जाता था। जब ट्यूबलाइट से आप प्रकाश ऊर्जा लेते थे तो लगभग 40% आप जो है इफिशियंसी थी, और आज LED की इफिशियंसी 90% तक है बच्चों। तो आप देखो 8 वाट का ही LED का बल्ब कहीं ज्यादा प्रकाश देता है। तो ये थी हमारी मिड टर्म पॉलिसी। अब दीर्घकालिक पॉलिसी की बात करें तो बच्चों यहां थोड़ा सा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेन लगना चाहिए और सोचना चाहिए, दीर्घकालिक व्यवस्था जो हम बनाएं, जो आने वाली जनरेशन, उसके बाद की जनरेशन और आगे की जनरेशन उपयोग में लाए, वो कैसी होनी चाहिए। वो ऐसी होनी चाहिए बच्चों कि हम अक्षय ऊर्जा की ओर जाएं। अक्षय ऊर्जा भंडार के रूप में अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी हमारे जहन में आती है। अक्षय ऊर्जा भंडार के रूप में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारे दिमाग में तुरंत आती है, और भारत सरकार की भी पॉलिसी बच्चों इसी पे आधारित है कि कैसे सोलर एनर्जी को अक्षय ऊर्जा भंडार के रूप में उपयोग में लाया जाए, उससे संबंधित जो भी तकनीकियां हैं उसका विकास कैसे किया जाए, जो कि हो रहा है। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी, हमारा जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है वो है थोरियम बेस्ड रिएक्टर। अभी लिख दे रहा हूं, परेशान मत होइएगा, जब तक न्यूक्लियर रिसर्च आप नहीं पढ़ेंगे ये बात शायद न समझ में आए, इसलिए यहां परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन आप नोट बना लीजिएगा। पहली बात कि अक्षय ऊर्जा स्रोत की खोज, और दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा। और खास करके थोरियम। थोरियम क्या है बच्चों? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अभी इसकी विशेषता मैं आपको बताता हूं। थोरियम बेस्ड, थोरियम आधारित नाभिकीय भट्टी, थोरियम आधारित नाभिकीय भट्टी। जो दीर्घकालिक ऊर्जा का प्रारूप भारत सरकार का है बच्चों, वो तो है अक्षय ऊर्जा भंडार, जिसे हम सोलर एनर्जी के रूप में, सौर ऊर्जा के रूप में देखते हैं। साथ ही साथ जो नाभिकीय ऊर्जा है वो थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स की बात करते हैं। थोरियम बेस्ड रिएक्टर इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा भंडार थोरियम का भारत में है, मोनजाइट सैंड के रूप में। चाहे केरल के तट पे चले जाइए, तमिलनाडु के तट पे चले जाइए अथवा आंध्र प्रदेश, इनके तट भरे हुए हैं थोरियम के भंडार से। और जब आपके पास किसी पर्टिकुलर चीज का भंडार हो तो आप चाहेंगे कि हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, बाहर से हमें ईंधन न मंगाना पड़े। लेकिन बच्चों हम न्यूक्लियर रिसर्च में इसे और इलेबोरेट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से थोरियम का उपयोग करने के लिए हम लोगों ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में परिवर्तन किया था, न्यूक्लियर रिसर्च में परिवर्तन किया था, और फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर बनाए थे और उसका उपयोग किया था। तो न्यूक्लियर पॉलिसी जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिसर्च में, उसे आगे देखेंगे। अभी यहां तक सिर्फ आप इन बातों को नोट कर लीजिए कि अक्षय ऊर्जा स्रोत और नाभिकीय ऊर्जा स्रोत